हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफ़ॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन्स और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स को समझेंगे गाइस। सो दिस इज लेक्चर नंबर 18 अंडर आर संकल्प सीरीज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि इफ यू guys were waiting for a course where you want to get yourself enrolled in, so guys this is the right time for you guys. Why? Because edutap has come up with टीचर्स डे सेल, जहां पे आप लोगों को फ्लैट 80% डिस्काउंट जो ऑफर किया जा रहा है। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड गुरु 80, जिससे आप लोग जो है वो फ्लैट 80% का डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे किसी भी जीआईबी कोर्स के ऊपर विच इज बिंग ऑफर्ड बाय द एडुटैप गाइज। एंड वन मोर थिंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये जो ऑफर है इट इज वैलिड फ्रॉम 4th सितंबर टू 6 सितंबर 2025 गाइज। सो हरी अप गाइज, अगर आप लोग किसी भी कोर्स में खुद को जो है वो एनरोल करना चाहते हैं फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइस देखिए, आज की इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल एसेट पोर्टफोलियो। अब हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर जो मोस्टली हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर, रिटेल बैंकिंग के अंदर अगर हम लोग बैंक्स की बात करें, सो मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं बिकॉज दे अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द रिटेल एसेट पोर्टफोलियो। अब रिटेल एसेट पोर्टफोलियो क्या है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट सेशंस के अंदर भी बताया हुआ है कि भाई हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर प्रोडक्ट्स को जो है वो तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है: रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गाइज। अब लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं हमारे जो भी हमारे कासा डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एसेट प्रोडक्ट्स के पार्ट बनते हैं हमारे लोन्स और एडवांसेस गाइस। अब वाई दिस लोन्स एंड एडवांसेस आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, बिकॉज इनके थ्रू बैंक को जो है वो एक इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम अर्न होती है गाइस। दैट इज वाई इनकी ये जो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो है, रिटेल एसेट पोर्टफोलियो के थ्रू जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है बैंक्स के द्वारा, उसी प्रॉफिट की वजह से वो सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेट कर पाते हैं रिटेल बैंकिंग के सेक्टर के अंदर गाइस। अब बैंक्स जो है एग्रेसिवली इंक्रीज करते जा रहे हैं उनके रिटेल सेगमेंट पोर्टफोलियो को, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से डिराइव कर पाते हैं बैंक्स। तो इसके लिए जो रिटेल एसेट रिटेल सेगमेंट वाला ये पोर्टफोलियो है उसको लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं ड्यू टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी। बट बैंक्स नीड टू बी वेरी कॉशियस ड्यू टू इंक्रीजिंग डिफॉल्ट रेट। अब देखिए होता क्या है कि लोन्स और एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, बट बैंक्स को जो है वो रीपेमेंट नहीं मिल पाती है उन लोन्स या फिर एडवांसेस की, जिस वजह से जो हमारे डिफ़ॉल्ट हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। ठीक है, अब जब रीपेमेंट नहीं होगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिफ़ॉल्ट ही उसको हम लोग बोल देंगे। तो बैंक्स को जो है वो अपने रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को बढ़ाना तो है, बट दे नीड टू बी वेरी मच कॉशियस कि भाई कहीं वो इस रिटेल एसेट पोर्टफोलियो के बढ़ाने के चक्कर में कहीं डिफ़ॉल्ट उनको फेस ना करना पड़े, बिकॉज दैट कैन बी अ मोर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे समझ लेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हॉलीडे या फिर मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में गाइस। अब ये हॉलीडे या फिर मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? इट इज़ अ टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रिंसिपल रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड। किसी भी तरह के प्रिंसिपल की रीपेमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। अब देखिए गाइस, जब भी लोन लिया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि लोन के दो कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो हॉलीडे या फिर मॉरेटोरियम पीरियड, वैसे इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने लास्ट सेशंस के अंदर, बट स्टिल यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो हॉलीडे या फिर मॉरेटोरियम पीरियड होता है इसके अंदर किसी भी तरह की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट नहीं की जाती है फ्रॉम द बोरोवर्स एंड गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम लोग जनरली रीपेमेंट की बात करें तो लोन के केस में जो रीपेमेंट रहती है जनरली दैट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द डिसबर्समेंट ऑफ द एंटायर लोन। जैसे मान लो 50 लाख रुपए का लोन है, तो जब पूरा लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा उसके बाद जो है वो जनरली हम लोगों को रीपेमेंट होती हुई देखने के लिए मिलती है फ्रॉम द बोरोवर्स एंड गाइस। अब अगर हम लोग एजुकेशन लोन की बात करें, सो एजुकेशन लोन्स के केस में टिपिकली हम लोग देखते हैं कि भाई हॉलीडे इंटरेस्ट पीरियड को जो है वो इंसिस्ट नहीं किया जाता है। मतलब ये जो हमारा हॉलीडे या फिर जो मॉरेटोरियम पीरियड रहता है इसके अंदर किसी भी तरह की इंटरेस्ट की सर्विसिंग जो है वो कस्टमर या फिर बोरोवर के एंड से नहीं की जाती एजुकेशन लोन के केस में। इसी तरह से अगर हम लोग हाउसिंग लोन्स की बात करें, तो अगर हाउसिंग लोन लिया जा रहा है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन फेज में है अभी वो घर जिसके लिए लोन लिया जा रहा है, सो अप टू 18 मंथ्स का जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर घर परचेज किया गया है, मतलब बना बनाया घर जो है वो खरीद लिया है, उस केस में
3 महीने तक का जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो प्रोवाइड किया जाता है, या फिर मॉरेटोरियम पीरियड को हम लोग और किस नाम से जान लेते हैं, हॉलीडे पीरियड के नाम से भी बोल देते हैं गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। सो सबसे पहले बुलेट इंस्टॉलमेंट्स, जो हमारी बुलेट पेमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, इसकी केस में हम लोगों को सिंगल पेमेंट करता हुआ देखने के लिए मिलता है बोरोवर एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन के केस में, अब गोल्ड लोन के केस में हम लोगों को बोरोवर के एंड से जो है वो सिंगल बुलेट पेमेंट होती हुई देखने के लिए मिलती है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, सिंगल पेमेंट आफ्टर द टेन्योर ऑफ द लोन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बुलेट पेमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, दीज आर दी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लोन के दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो जो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही किया जाएगा। जैसे मान लो कि अगर 10 लाख रुपए जो है वो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है और 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है, तो हर जो हमारी इंस्टॉलमेंट रहेगी उसके लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट विल बी चार्ज्ड ऑन दिस ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट गाइस। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट रहता है वो बिल्कुल एक फिक्स्ड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट का अमाउंट रहता है वो बिल्कुल बराबर रहता है हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोला जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स हैं इनके अंदर जो ये इंटरेस्ट की सर्विसिंग है इसका बर्डन ज़्यादा रहता है इनिशियल पीरियड के अंदर। मतलब कि बोरोवर के एंड से जो अमाउंट पे किया जाएगा, जैसे मान लो बोरोवर के एंड से अगर 10,000 रुपये पे किए जा रहे हैं, तो इन 10,000 रुपये में से मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी यूज्ड फॉर सर्विसिंग द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है बैंक के द्वारा फ्रॉम द बोरोवर। व्हाई? बिकॉज बैंक हमेशा पहले अपने इंटरेस्ट को जो है वो रिकवर करता है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करता है। बिकॉज एक बैंक को इनकम किसके थ्रू हो रही है, इंटरेस्ट के थ्रू ही तो इनकम हो रही है, तो इसीलिए पहले इंटरेस्ट की सर्विसिंग की जाती है इन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बारे में गाइस। अब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स को हम लोग ईएमआई के नाम से जानते हैं। ईएमआई बहुत ही कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, बट देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड ईएमआई गाइस। अब यहाँ पे जो लोन है उसको यूनिफॉर्मली रीपे किया जाता है फ्रॉम द बोरोवर्स एंड। यहाँ पे भी इनिशियल पीरियड के अंदर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो कम देखने के लिए मिलता है और धीरे धीरे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब ईएमआई हो चाहे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो, जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है दैट विल बी मोर इन द इनिशियल पीरियड्स और जो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट है वो कम रहेगा। फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कम होता चलेगा और प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट है वो बढ़ता चलेगा गाइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में? यहाँ पे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट गाइस, इसको कैलकुलेट किया जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर। मतलब कि जैसे मान लो 1 लाख या फिर 10,000 रुपये था टोटल हमारे पास जो अमाउंट था, 1 लाख रुपए अमाउंट ले लेते हैं। अब यहाँ से 10,000 रुपये आपने पे कर दिए, तो जो नेक्स्ट ईएमआई के लिए इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 90,000 के ऊपर, क्योंकि 10,000 आप लोग जो है वो ऑलरेडी प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के केस में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज चार्ज ऑन द रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस गाइस। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट भी हम लोग इसको बोल देते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को जो है वो फॉर्मूला इसका ध्यान में रखना है ईएमआई का भी, विच इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n माइनस 1 गाइस। जहाँ पे P क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, ये ध्यान में रखना है भाई। यहाँ पे एनुअली अगर क्वेश्चन में आप लोगों के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप लोगों को उसको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। वाई? बिकॉज 12 मंथ हम लोगों को एक ईयर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं गाइस, एनम के अंदर। ठीक है, और एन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा गाइस। सो इस तरह से हम लोग जो है वो ईएमआई कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। सो आप लोगों ने ईएमआई और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में ये जो थिन सा डिफरेंस है इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है अभी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग के बारे में गाइस। सो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग में। भाई डिफॉल्ट होता क्या है? तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ द एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स। सो जो भी एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी अगर नॉन पेमेंट देखने के लिए मिलती है फ्रॉम द बोरोवर्स एंड, तो उसको बोला जाएगा कि भाई बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट कर गया इस लोन के केस में। जैसे मान लो
कि ये डिसाइड किया गया था जब भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो उस टाइम के ऊपर डिसाइड किया गया था हर महीने जो है वो 25,000 रुपए की जो है वो ईएमआई दी जाएगी। अब अगर 25,000 की ईएमआई नहीं पे की जा रही है फ्रॉम द बोरोअर्स एंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई बोरोअर जो है वो डिफॉल्ट कर गया इस लोन के केस में। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि व्हाट आर दी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, जिसकी वजह से जो बैंक और जो कस्टमर है दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहे, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तो इसके लिए क्या कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली है कि भाई जो क्रेडिट है उसका यूज इंटेंडेड पर्पस के लिए ही किया जाना चाहिए बाय द बोरोअर। अब ऐसा नहीं है कि बोरोअर ने जो फंड बोरो किया वो बोरो कर लिया कि मुझे व्हीकल खरीदनी है और उस फंड से जो है वो अपना कोई बिजनेस रन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सकता है। आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इज एज पर द एग्रीड टर्म। जो एग्रीड टर्म्स और कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी ड्यूरिंग द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, जब भी लोन को सेंक्शन किया जा रहा था उस टाइम के ऊपर जो भी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर एग्री किया था कस्टमर, उन टर्म्स और कंडीशंस को जो है वो फुलफिल किया जाना चाहिए रिगार्डिंग इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे की जाएगी और इंस्टॉलमेंट्स कैसे दी जाएंगी फ्रॉम द बोरोअर्स एंड। नेक्स्ट इज बोरोअर गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी। सो बोरोअर को जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है बैंक को रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है कि जैसे मान लो अगर कल को जो बोरोर है वो अगर डिफॉल्ट करता है तो अगर सिक्योरिटी बैंक के पास रहेगी तो बैंक अपने दिए हुए अमाउंट को रिकवर कर पाएगा। तो अगर सिक्योरिटी के तौर पे जैसे मान लो लैंड जो है वो एज ए सिक्योरिटी दे दी हुई है एक बोरोवर ने बैंक को, अब इस लैंड को जब एज ए सिक्योरिटी दिया गया है तो इसकी जो लैंड, इस लैंड के जो हमारे टाइटल वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लैंड जो है वो उसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स देखने के लिए मिल रहे हैं और एक इंडिविजुअल ने बिना किसी दूसरे स्टेक होल्डर को पूछे हुए लोन के लिए जो है वो इस लैंड को एज ए सिक्योरिटी दे दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बोरोवर के द्वारा जो है वो बैंक को दी जानी चाहिए रिगार्डिंग दिस सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज नीदर द बैंक नॉर द बोरोवर जियोपार्डाइज द रिलेशनशिप। अब देखिए गाइज कोई भी रिलेशन होता है वो दोनों एंड से जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, वन एंड जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं रह पाता है। तो इसीलिए ना तो बैंक को ना ही कस्टमर्स को इस रिलेशनशिप को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करनी चाहिए। मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोटिंग रेट होम लोन्स के बारे में गाइज। अब देखिए होम लोन्स के केस में हम लोगों को जो है फ्लोटिंग रेट होम लोन्स देखने के लिए मिलते हैं या फिर फिक्स्ड रेट होम लोन्स देखने के लिए मिलते हैं। अब जो फ्लोटिंग रेट होम लोन्स हैं उनके अंदर हम लोगों को जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर स्टीप चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। वाई? बिकॉज फ्लोटिंग रेट होम लोन्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दैट इज बीइंग बेंचमार्क्ड विद द मार्केट रेट या फिर रेपो रेट के साथ जो है उसको बेंचमार्क किया जाता है। मतलब जैसे ही मार्केट रेट या फिर रेपो रेट में कोई भी चेंजेस आएंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोवर से रिसीव करना है बैंक ने उसके अंदर भी स्टीप चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फिक्स्ड रेट होम लोन्स। अब फिक्स्ड रेट होम लोन्स के केस में वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है बट देर इज अ रीसेट क्लॉज विच कैन रिजल्ट इन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। अब फिक्स्ड रेट होम लोन्स के केस में भी एक रीसेट क्लॉज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जिस वजह से हम लोग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज देख पाते हैं। जबकि फ्लोटिंग रेट होम लोन्स के अंदर जैसे ही जो बेंचमार्क रेट है उसके अंदर चेंज आएगा तो स्टीप चेंज यहाँ पे फ्लोटिंग रेट होम लोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर ये जो चेंजेस आ रहे हैं फ्लोटिंग रेट होम लोन्स हैं या फिर फिक्स रेट होम लोन्स हैं, इनके आउटकम्स क्या हैं? अगर चेंज हो रहा है, मान लो स्टीप चेंज आ रहा है, तो उस वजह से या तो हो सकता है कि इंडिविजुअल जो बोरोवर है उसको हायर ईएमआई देनी पड़े, ठीक है, रीपेमेंट पीरियड को सेम रखा जाए, रीपेमेंट पीरियड वही रखा और उसकी ईएमआई बढ़ा दी, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि भाई जो हमारा लोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है बोरोवर के लिए। बोरोवर को लग सकता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे जो डेली एक्सपेंसेस है वो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, जिस वजह से द लोन में बिकम एनपीए। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो सकता है लोन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरी आउटकम क्या हो सकती है कि भाई हम लोग ईएमआई को कम कर दें और रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा दें। तो जब रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा, ईएमआई को कम कर दिया जाएगा, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? रीशेड्यूलिंग बोल देंगे गाइस। अब रीशेड्यूलिंग हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स गाइस। सो ये हम लोगों ने रीशेड्यूलिंग और डिफॉल्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया।
मूविंग अहेड, अब हम लोग डिफॉल्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट को समझ लेते हैं। तो दो तरह के डिफॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को, विलफुल डिफॉल्ट और जेन्युइन डिफॉल्ट। अब गाइस विलफुल डिफॉल्ट कब बोला जाएगा? व्हेन अ यूनिट हैज अ कैपेसिटी टू ऑनर द ऑब्लिगेशंस, मतलब जो भी इंडिविजुअल बोरोअर है उसकी कैपेसिटी है कि भाई वो जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो उसकी लोन को उसने रीपेमेंट करनी है, जिस लोन की एडवांस की, वो कर सकता है, बट ही इज नॉट डूइंग दैट रीपेमेंट विलफुली। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? विलफुल डिफॉल्ट बोल देंगे। नेक्स्ट इज बोरोअर के द्वारा फंड्स को डाइवर्ट कर दिया गया है फॉर अदर पर्पज, मतलब फंड्स को जो था वो बोरो किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ हाउसिंग, घर बनाने के लिए जो था वो लोन लिया गया था, बस इस पैसे से जो है वो लॉटरी खेली जा रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज साइफनिंग ऑफ फंड्स विदाउट एनी एसेट इन इट्स प्लेस। अब घर बनाने के लिए जो था वो लोन लिया हुआ था, तो ना तो इस पैसे से ना तो घर बना रहा है बोरोवर, ना ही इस पैसे से कोई और एसेट खरीद पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? साइफनिंग ऑफ फंड्स बोल देंगे। एंड इट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्ट गाइज। नेक्स्ट इज एक इंडिविजुअल के द्वारा आप जो फिक्स्ड एसेट है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, वो फिक्स्ड एसेट जिनको उसने एज ए सिक्योरिटी दिया था, जैसे मान लो कोई एक फ्लैट जो था वो एज ए सिक्योरिटी बोरोवर के द्वारा दिया गया था बैंक को, अब उस फ्लैट को जो है वो बोरोवर बिना बैंक को इन्फॉर्म किए जो है वो सेल आउट कर देता है, तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि इट इज़ अ विलफुल डिफॉल्ट फ्रॉम द बोरोवर्स एंड। क्योंकि भाई आपने सिक्योरिटी बैंक को दी हुई थी, तो उस सिक्योरिटी के साथ आप तब तक छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे जब तक आप लोन को फुली रीपे ना कर देते। बट एक तरफ आप लोन को भी रीपे नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ जो फिक्स्ड एसेट एज ए सिक्योरिटी दिया था उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया आप लोगों ने, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्ट गाइस। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफॉल्ट इज जेन्युइन डिफॉल्ट। अब गाइस देखिए, जेन्युइन डिफॉल्ट को हम लोग जो कैसे समझेंगे कि एक इंडिविजुअल है उसको कोई पर्सनल सेटबैक लग जाता है। पर्सनल सेटबैक मतलब किसी भी तरह की जो है वो उसकी लाइफ के अंदर कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टांस अकर हो जाता है जिस वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो एक मेंटल शॉक में चला गया है, इसकी वजह से अगर वो डिफॉल्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि जेन्युइन डिफॉल्ट बोल देंगे। नेक्स्ट इज जॉब लॉस। अब एक इंडिविजुअल की जॉब लॉस हो जाती है, मतलब मार्केट में सडनली रिसेशन आ गया जिस वजह से इंडिविजुअल की जॉब लॉस हो गई और वो अपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है लोन की, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? जेन्युइन डिफॉल्ट का नाम देंगे। नेक्स्ट इज अनफॉरसीन मेडिकल एक्सपेंसेस। अब अचानक जो है वो इंडिविजुअल के घर में कोई बीमार हो गया, कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिस वजह से उसको जो था वो अपना काफ़ी सारी जो सेविंग्स थी वो वहाँ पे यूटिलाइज करनी पड़ी, या फिर जो इनकम थी उसको वहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ा उस मेडिकल एक्सपेंस के अंदर। तो इस तरह से अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया इस कारण की वजह से, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? जेन्युइन डिफॉल्ट का ही जो है वो पार्ट मानेंगे गाइस। नेक्स्ट इज अगर बिजनेस में सेटबैक हो जाता है एक इंडिविजुअल को, जैसे मान लो कोई बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है, मतलब मार्केट जो सडनली डाउन चली जाती है जिस वजह से उसको लॉस बियर करना पड़ता है, और उस मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से जो उसको लॉस बियर करना पड़ा उस वजह से अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कि भाई जेन्युइनली जो है वो डिफॉल्ट किया है इंडिविजुअल ने, विलफुल डिफॉल्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा इसको गाइस। सो ये हम लोगों ने दो तरह के डिफॉल्ट्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग विलफुल डिफॉल्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। अब देखिए, विलफुल डिफॉल्ट कब माना जाएगा? जब डाइवर्जन ऑफ फंड होता है फ्रॉम द इंडिविजुअल बोरोअर्स एंड। इसके अलावा शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है अगेंस्ट द सैंक्शन टर्म्स। मतलब इंडिविजुअल ने जो था वो फंड लिया कि भाई मुझे कोई मशीनरी परचेज करनी है अपनी फैक्ट्री के लिए, बट उस फंड के बदले में वो सैलरीज दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो इट मीन्स शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का उसने जो था वो यूज़ किया फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, तो इसको क्या बोला जाएगा? विलफुल डिफॉल्ट बोल दिया जाएगा। इसके अलावा फंड्स, बोरोड फंड्स को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है फॉर एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लोन्स ओरिजिनल पर्पस। लोन ओरिजिनल पर्पस के लिए, जैसे मान लो अगर व्हीकल के लिए लोन लिया गया था, बट वो उस लोन के पैसे से जो है वो अपना कोई और लोन जो है वो रीपे कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? विलफुल डिफॉल्ट बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू सब्सिडरीज और अदर कॉरपोरेशन। अब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की कोई सब्सिडरी है बी, ठीक है, अब ये जो उसने फंड बोरो किया था ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस फंड से वो बी सब्सिडरी के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, या फिर कोई और कॉरपोरेशन के अंदर कोई फंड्स को यूटिलाइज कर रहा है, इन फंड्स को जो कि उसने एक्चुअल में इस ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिए थे, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? विलफुल डिफॉल्ट माना जाएगा गाइस। नेक्स्ट इज राउटिंग फंड्स थ्रू बैंक आउटसाइड द लेंडर्स अप्रूवल। मतलब अदर बैंक्स के अंदर जो है फंड्स को राउट किया जा रहा है, बट जिस बैंक ने वो फंड एक्चुअल में लेंड किया था उसको पता ही नहीं है, उसका अप्रूवल ही नहीं है उसके पास, इंडिविजुअल बोरोवर के पास,
तो इसको भी क्या माना जाएगा, विलफुल डिफॉल्ट का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल बोरोअर के द्वारा जो है अदर कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है विदाउट प्रायर लेंडर अप्रूवल, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्ट गाइज। नेक्स्ट इज या तो हम लोगों को जो है वो फेलियर देखने के लिए मिल रहा है इन अकाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन फंड डिप्लॉयमेंट, मतलब फंड को सही, जो जिस पर्पज के लिए फंड लिया गया था उसको अगर सही से डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है, मतलब मान लो 20 लाख का जो था वो लोन लिया हुआ था, बट इसमें से 10 लाख ही यूज किया जिस पर्पज के लिए लोन लिया था, बाकी 10 लाख जो था अपनी ऐश प्रस्ती में खत्म कर दिया, तो इसको भी क्या मानेंगे हम लोग, विलफुल डिफॉल्ट मानेंगे गाइस। अब देखिए विलफुल डिफॉल्ट के केस में हम लोगों को जो इंटेंशन है बोरोवर की वो मेलाफाइड इंटेंशन देखने के लिए मिल रही है, बिकॉज कोई भी अटेम्प्ट जो है बोरोवर के एंड से नहीं किया जा रहा है फॉर द सर्विसिंग ऑफ लोन। यहाँ पे बोरोवर का सोली ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है हम लोगों को कि भाई वो डिले करना चाह रहा है ईएमआईज को और बैंक को जो है वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर पुट इन करना चाह रहा है, इसीलिए बैंक को जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए टू इंश्योर द रिकवरी, कि भाई ऐसा ना हो कि हम लोग जो है वो अपने लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते चले और वहाँ से डिफ़ॉल्ट बढ़ते चले, तो इसके लिए बैंक्स को जो है वो कुछ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी गाइस। अब देखिए अगर हम लोग पेनल्टी की बात करें तो अगर विलफुल डिफॉल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है या फिर फंड डाइवर्ट कर दिए गए हैं और जो अमाउंट है फंड्स का वो एक्सीड कर जाता है 25 लाख और मोर, तो उस केस में पेनल्टी फिर लगा दी जाएगी इंडिविजुअल बोरोअर के ऊपर गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेनल्टी किस तरह से जो पेनल्टी लगाई जाएगी। सो नो एडिशनल फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द लिस्टेड विलफुल डिफॉल्टर। जो लिस्टेड विलफुल डिफॉल्टर है उसको कोई भी एडिशनल फैसिलिटी फिर प्रोवाइड नहीं की जाएगी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से। फर्दर मोर companies including their entrepreneurs and promoters identified by the bank for siphoning or diversion of fund, misrepresentation, falsification of account and involvement in fraudulent transaction should be debarred from receiving इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो उनको डिवाइड कर दिया जाएगा ऐसी कंपनीज को या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि उन कंपनीज का पार्ट थे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज जो लीगल प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है जब भी जरूरत हो तो वारंट इशू किया जा सकता है अगेंस्ट द बोरोवर एज वेल एज द गारंटर गाइज फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज शुड बी इनिशिएटेड एक्सपीडिशियसली। और इसके अलावा जो लेंडर है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को भी इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट द विलफुल डिफॉल्टर जब ज़रूरी हो कि भाई उनको लग रहा है कि भाई ऐसे तो पैसा नहीं आएगा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वेयर पॉसिबल बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दोज शुड अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर द चेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द विलफुल डिफॉल्टिंग बोरोइंग यूनिट। मतलब अगर कोई एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है और अगर डिफॉल्ट कर गई है तो बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच ऑप्ट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट को ओवरकम करने के लिए कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट थी उसी को टेक ओवर कर लिया जाएगा। सो दीज आर द पेनल्टी मेजर्स अगेंस्ट द विलफुल डिफॉल्टर्स गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट्स के बारे में भी गाइस। अब देखिए मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है वो दोनों तरह के अकाउंट के लिए देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस रहता है चाहे वो जेन्युइन डिफॉल्टर हो चाहे वो विलफुल डिफॉल्टर हो गाइस। अब जेन्युइन डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर दोनों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो जो रिकवरी स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पे जब भी मॉनिटरिंग की जाएगी तो मॉनिटरिंग करने के बाद रिकवरी तो करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे ये जो रिकवरी रहेगी जो हमारे जेन्युइन डिफॉल्टर हैं उनके केस में एक जेंटल और प्रोफेशनल रिकवरी प्रोसेस को ऑप्ट किया जाएगा, जबकि विलफुल डिफॉल्टर्स के केस में प्रोफेशनल रिकवरी प्रोसेस विल बी देयर बट इट विल बी स्ट्रिक्ट इन नेचर गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए गाइज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट होली और पार्टली ओवरड्यू, मतलब या तो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट अमाउंट या फिर किसी और तरह का कोई अमाउंट जो कि ओवरड्यू रहता है 1 to 30 डेज, तो उसको हम लोग SMA जीरो का पार्ट मान लेंगे, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो का पार्ट मान लेंगे। अब कोई भी प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट या फिर किसी और तरह की पेमेंट अगर ओवरड्यू रहती है किसी अकाउंट के अंदर फॉर 31 to 60 डेज तो उसको हम लोग SMA 1 कैटेगरी का पार्ट मान लेंगे, दैट इज SMA क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट गाइस। इसी तरह से अगर किसी भी अकाउंट में 61 to 90 डेज तक प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट या फिर किसी और तरह के अमाउंट जो है वो ओवरड्यू रहते हैं तो उसको हम लोग उस अकाउंट को डिक्लेयर कर देंगे SMA 2, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 गाइस, ठीक है।
सो आई होप ये स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आप लोगों को क्लियर हैं गाइस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. सो देखिए ये वाला क्वेश्चन जून 2024 के अंदर जो था वो फ्रेम किया गया था इसी पर्टिकुलर टॉपिक से. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ विलफुल डिफॉल्ट ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ फंड्स. ऑप्शन ए इज यूज ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, diverting borrowed funds for activities different from the loan's original purpose, unauthorized transfer of funds to subsidiaries, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? Right answer will be option number D guys. Moving ahead, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से अक्टूबर 2024 के साइकिल के अंदर जो था वो फ्रेम किया गया था गाइस. सो इफ द प्रिंसिपल अमाउंट और द इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 31 to 60 days, द अकाउंट विल बी कैटेगराइज एज SMA 0, SMA 1, SMA 2 या फिर SMA 3 गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज SMA 1 हम लोग जो है वो इसको बोल देंगे. अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा गाइस, यहीं पे मैंने अभी आप लोगों को ये बताया SMA अकाउंट्स के बारे में. ठीक है, मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू गाइस. सो मिस्टर अजय शर्मा इज द प्रमोटर ऑफ विस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, द कंपनी टुक अ टर्म लोन ऑफ 10 crore फ्रॉम भारतीय बैंक फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स. ड्यूरिंग अ रूटीन इंस्पेक्शन द बैंक डिस्कवर्ड दैट मिस्टर शर्मा had submitted inflated project cost report to secure a loan. A subsequent forensic audit revealed that he had siphoned off 3 crore by creating a fake invoice from non-existing suppliers and transferring the funds to his personal account. The account has now been classified as a non-performing asset, and an internal committee of Bhartiya Bank has conducted that default is willful guys. So this is a case study guys. Now based on this case study, try to answer out this question. What are the mandatory actions that Bhartiya Bank must now undertake against Mr. Ajay Sharma and Vista Infrastructure Private Limited? The bank must grant a restructuring package to help the company overcome its temporary financial difficulties. The bank must issue a show cause notice to the borrower and upon confirmation declare them a willful defaulter, which would lead to a debarment from the institutional finance and expedite legal proceeding for the recovery. ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? द बैंक शुड वेट फॉर द लोन टू बी रेगुलराइज्ड एंड फोकस ऑन रिकवरिंग ड्यूज बाय सेलिंग द कोलेट्रल विदाउट इनिशिएटिंग एनी अदर एक्शन. ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? द बैंक मस्ट इमीडिएटली राइट ऑफ द entire loan amount to clean its balance sheet guys. So what should be the right answer guys? Right answer will be option number B, that is bank must issue a show cause notice to the borrower. और जब confirmation मिल जाएगी तो borrower को जो है वो willful defaulter declare कर देगा बैंक, which would lead to debarment from the institutional finance and expedite a legal proceeding for the recovery guys. So option B यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भी. Next case study is Mr. Rohan Mehta is the promoter of Green Tech Innovation Private Limited, a company that took a loan of rupees 5 crore from the Progressive Bank to purchase new machinery. The machinery was pledged as a primary security to the bank. After a year, the account became irregular. Upon investigation, the bank found that Mr. Mehta had sold the new machinery and use the fund to invest in wife's new real estate startup guys, which was struggling. The company's core business was otherwise profitable and had steady cash flow. So ये मिस्टर रोहन मेहता और ग्रीन टेक इनोवेशन कंपनी लिमिटेड को लेकर के जो है वो एक केस स्टडी दी गई है आप लोगों के सामने. नाउ try to answer out this question guys. Based on the Progressive Bank's findings, how should Mr. Mehta default most accurately be classified? A genuine default due to business setback in the real estate sectors, a willful default because funds were siphoned off for a purpose other than what the loan was sanctioned for, a genuine default caused by unforeseen personal investment losses, a technical default that can be resolved by rescheduling the loan. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is a willful default because funds were siphoned off for a purpose other than what the loan was sanctioned for guys. Moving ahead, next case study is Mrs. Priya Sharma has a pristine repayment history on her home loan from Citizens Bank for over 8 years. Suddenly her repayment stopped. When the bank's recovery officer contacted her, they learned that Mrs. Sharma had lost her job due to widespread industry layoff. Shortly after,
her husband was diagnosed with critical illness and their family savings were exhausted on medical treatments. She expressed a strong desire to regularize the account once she found the न्यू एम्प्लॉयमेंट गाइज. सो ये मिसिज प्रिया शर्मा के बारे में जो केस स्टडी गिवन है आप लोगों के पास. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन गाइज, हाउ शुड सिटीजन्स बैंक categorize this default? A willful default as the borrower has chosen not to prioritize the loan repayment, a genuine default caused by personal setback and unforeseen medical expenses, a strategic default as the borrower is using excuses to avoid the payments, a case of siphoning funds requiring legal action. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B guys. ठीक है. So ये हम लोगों ने आज की डिस्कशन को कंप्लीट किया गाइस. अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर आप लोग किसी भी तरह के कोर्स की रिगार्डिंग जो है वो सर्च कर रहे हैं कि यू वांट टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. इसके ऊपर जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप चले जाइएगा. जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और आईएनडआईएफएस चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं. बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों ने खुद को एक सिंगल इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, जहां से आप लोग आईएनडआईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए मास्टर कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे. तो गाइज ये तो हो गई मास्टर कोर्सेज के बारे में बात. बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है तो यू कैन ऑल्सो एनरोल योर सेल्फ इन लाइव क्रैश कोर्सेज, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज. सो हैव अ लुक ऑन दीज कोर्सेज गाइज. एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइज कि अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं, सो गाइज हरी अप, बिकॉज अभी आप लोगों को जो है वो गुरु 80 कोड यूज करना है और आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा. एंड इन द एंड आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 6 सितंबर, दैट इज टिल टुडे गाइज. सो हरी अप गाइज, अगर आप लोग किसी भी कोर्स में जो है वो खुद को एनरोल करना चाहते हैं. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.